हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के टॉपिक में हम जो आपके क्वेश्चन पेपर में एक्सट्रैक्ट दिए जाते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं कि उनका क्या पैटर्न होता है, क्या सीक्वेंस होता है और किस टाइप के उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, सीधा टॉपिक पर चलते हैं। तो देखिए, सेक्शन सी जो कि आपका कंप्लीटली लिटरेचर सेक्शन होता है, ठीक है। अब इसमें भी क्योंकि सेक्शन सी आपका क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर जो 6 होगा वो देखिए, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर एनी वन ऑफ द गिवन टू। एक्चुअली इसमें आपको जो एक्सट्रैक्ट देखने को मिलेंगे वो 2 मिलेंगे, जिसमें से आपको 1 करना है कोई भी, और उसके लिए आपको 5 मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को करने से पहले उसको समझना ही ये समझो आधा हो गया। तो वही डिस्कस हम करने वाले हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होने वाला है। तो फर्स्ट वन देखिए, एक्चुअली फर्स्ट जो आपका एक्सट्रैक्ट होगा और वो प्रोज या सप्लीमेंट्री, वो किसी से भी हो सकता है, प्रोज से भी हो सकता है और सप्लीमेंट्री से भी हो सकता है। दूसरा भी आपका जो एक्सट्रैक्ट होगा वो आपका प्रोज से भी हो सकता है और सप्लीमेंट्री से भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक सप्लीमेंट्री से दे दिया जाए और एक प्रोज से दे दिया जाए, कुछ भी हो सकता है, या तो दोनों ही सप्लीमेंट्री से दे दिए जाएं या दोनों ही प्रोज से दे दिए जाएं। ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार आपका क्वेश्चन आ रहा है, वो तो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और स्टूडेंट्स, ये जो एक्सट्रैक्ट्स आएंगे इनमें जो क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो 4 होंगे। एक्चुअली 4 क्वेश्चंस उनमें दिए जाएंगे। ऐसे ही आपका जो सेकंड 7th वन जो क्वेश्चन है उसमें भी एक्सट्रैक्ट होते हैं। अगर हम कह सके तो एक्सट्रैक्ट की जगह पर आप स्टेंजा भी कह सकते हो, स्टेंजाज होते हैं वो भी 2 दिए जाते हैं, मतलब 2 होते हैं, और जिनमें हमें एनी वन कोई भी एक करना होता है, जिसके लिए 5 मार्क्स अलॉटेड है। तो वो दोनों आपके पोइट्री से ही होंगे, जिनके क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें 4 होंगे। तो यहाँ तक दो स्टूडेंट्स, एक कितने एक्सट्रैक्ट आएंगे, किस प्रकार के कितने क्वेश्चंस आएंगे, वो सारी चीजें मैंने डिस्कस की हैं। अब अगला जो हमारा पॉइंट है, देखिए नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे, प्रोज और सप्लीमेंट्री दोनों के अंदर। तो आइए स्टूडेंट्स बताते हैं। तो फर्स्ट वन देखिए, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज टाइप का होगा। स्टूडेंट्स, आपके एक्सट्रैक्ट के अंदर दोनों में से जो 2 एक्सट्रैक्ट हैं उन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आपको एमसीक्यूज टाइप का देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सेकेंड, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन सिनोनिम, एंटोनियम्स या फिल वन वर्ड टाइप या ट्रू एंड फॉल्स, या तो आपका सिनोनिम्स या एंटोनियम्स या फिर फिल वन वर्ड या ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस को आपको उसमें देखने को मिलेगा। सेकंड है एटलीस्ट 1 क्वेश्चन, आपको कम से कम एक क्वेश्चन तो ऐसा भी मिलेगा आपको, जैसे स्टेट एनी वन इन्फ्रेंस अबाउट फ्रॉम द गिवन कॉन्टेस्ट। तो ऐसा भी क्वेश्चन मिल सकता है, डायरेक्टली आपसे ये पूछा जाए कि कोई भी ऐसा आपको दे दिया जाए, कोई पॉइंट वहां पर लिख करके हाईलाइटेड करके दे दिया जाए कोई भी वर्ड, तो उसको इन्फ्रेंस करना है आपको, 1 इन्फ्रेंस, उसके बारे में लिखना है कि ये जो वर्ड या फ्रेज दी गई है तो उसका मतलब क्या है, ठीक है। फोर्थ देखिए, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन तो आपको ऐसा मिलेगा जिसका आंसर आपको 40 वर्ड्स में लिखना होगा, एलोबरेट इन अबाउट 40 वर्ड्स, या हम ये कह सकते हैं शॉर्ट टाइप का आपको एक क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां तक तो थी प्रोज और सप्लीमेंट्री के अंदर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन इन पोइट्री के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए फर्स्ट वन, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन एमसीक्यूज, कम से कम एक क्वेश्चन तो आपको एमसीक्यूज टाइप का मिलेगा ही मिलेगा। सेकंड हो सकता है, देखिए आगे, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आपको सिनोनिम्स या सब्स्टिट्यूट या फिर एंटोनियम्स या फिल वन वर्ड या फिर ट्रू फॉल्स, इस टाइप के क्वेश्चंस भी उसमें एटलीस्ट एक ना एक क्वेश्चन तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। थर्ड वन है, जैसे एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आपको ऐसे भी हो सकता है, जैसे पिक आउट पोएटिक डिवाइस। बिल्कुल स्टूडेंट्स, 100% चांस होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस आने के, पोएटिक डिवाइस या फिर टोन पूछ ले या फिर मूड ऑफ द पोइट पूछ ले, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। फोर्थ वन है,
एटलीस्ट वन क्वेश्चन आंसर इन अबाउट 40 वर्ड्स। एक्चुअली ऐसा भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसका आंसर आपको 40 वर्ड्स में लिखना होगा। इसको एज ए हम कह सकते हैं शॉर्ट टाइप। ठीक है। फिफ्थ वन है एटलीस्ट वन क्वेश्चन। वन क्वेश्चन ऐसा भी हमें देखने को मिलेगा, कमेंट ऑन द पोइट्स यूज ऑफ सिंबोलिज्म इन दीज लाइंस। एक्चुअली हमें इस प्रकार का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, उसमें पोइट ने किसको सिंबलाइज किया गया है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको जो क्वेश्चन का सीक्वेंस है, पैटर्न है और टाइप्स, वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखिए आइए एज ए प्रैक्टिस देखते हैं हम। देखिए एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है और ये एक्सट्रैक्ट नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि आपकी प्रोज का सेकंड चैप्टर है, वहां से दिया गया है। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू, अगर देखिए हमें इस पर पूरा रीड करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्टली हमें क्वेश्चन को पढ़ना है। और वही मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि आपको क्वेश्चन को एटलीस्ट डायरेक्टली पढ़ना है और वहीं से फिर फाइंड आउट करना है, क्योंकि अगर तुम एक्सट्रैक्ट को पूरा पढ़ोगे तो टाइम लगेगा उसमें। इट्स टोटल वेस्टिंग ऑफ टाइम, ओके, वेस्ट ऑफ टाइम। तो देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हाट इफेक्ट डज द एक्सपीरियंस एज डिस्क्राइब्ड इन द लाइंस बिलो हैव ऑन द नरेटर। इट वाज, एक्चुअली क्या एक्सपीरियंस, क्या इफेक्ट है इस लाइन का जो नीचे दी गई है, अभी देखते हैं। इट वॉज ओनली, देखिए ये लाइन यहां से स्टार्ट हुई है। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट। एक्चुअली यहाँ पर नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि इट वॉज ओनली व्हेन, ये तब मुझे पता चला जब मैंने ये सीखा कि मुझे ये मालूम हुआ कि जो मेरा बॉयहुड है, मेरा बचपन है, बॉयहुड जो फ्रीडम है, वो ऑलरेडी एक मेरे लिए सिर्फ एक इल्यूजन था, एक कल्पना थी, मेरे लिए एक इल्यूजन था। और अब जब मुझे पता चला, जब मैं बड़ा हुआ, कि मेरी जो फ्रीडम है वो मुझसे पहले ही ले ली गई है, तो तब से फिर मेरे अंदर स्वतंत्रता की जो भूख थी वो मेरे अंदर जागृत हो गई, स्टार्ट हो गई। तो देखिए क्वेश्चन दिया गया है, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। एक्चुअली इफेक्ट क्या पड़ा है इससे इसको, नेल्सन मंडेला को। तो देखिए फ्रस्ट्रेट्स हुए हैं वो, या फिर मोटिवेट्स, या फिर डिस्करेजेस, या फिर लिबरेट्स। तो हमें ये देखना है अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग कि वो क्या हुए। देखिए फ्रस्ट्रेट्स की अगर बात करें तो आई थिंक मुझे नहीं लगता वो फ्रस्ट्रेट्स हुए थे। और इवन बात करें डिस्करेज की, डिस्करेज भी नहीं हुए वो, क्योंकि काफी उनके अंदर करेज था। एक सिंपल ऑर्डिनरी मैन से वो एक बोल्ड मैन हो जाते हैं। और लिबरेट्स की वो बात देखिए इसमें करते हैं, लेकिन यहाँ अगर हम देखें इस लाइन के अकॉर्डिंग, इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर जो बात की गई है ना, वो क्योंकि इनसे उसको मोटिवेशन मिला तो वो मोटिवेट हुए। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला मोटिवेट्स हुए हैं, हालांकि वो बात लिबरेशन की कर रहे हैं, लिबरेट की, बट अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज और दिस लाइन द सुटेबल आंसर इज मोटिवेट्स। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपका समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाई वाज फ्रीडम एन इल्यूजन फॉर द स्पीकर। एक्चुअली हमें वापस फिर से वही देखना है कि एक यहाँ पर वो लिख रहा है कि देखिए यहाँ उसने लिखा है ये इल्यूजन वाली बात को कि इट वाज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माय बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन। तो वो इस बात को इस क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट वन इस बताया है कि व्हाई वाज फ्रीडम एंड इल्यूजन फॉर द स्पीकर। स्पीकर मींस नेल्सन मंडेला के लिए वो जो फ्रीडम थी वो एक मात्र इल्यूजन कैसे थी, तो उसका आंसर हमें बताना है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इसको यहीं से स्टार्ट करें, फ्रीडम, ठीक है, वाज एन इल्यूजन, आंसर लिखने का थोड़ा सा तरीका आप सीख लें। फ्रीडम वाज एन इल्यूजन फॉर द स्पीकर। क्वेश्चन से ही आपको आधा, देखिए आधा तो आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। ठीक है, फॉर द स्पीकर। अब देखिए बिकॉज, क्योंकि बाय लगा हुआ है तो इसका आंसर हम बिकॉज से देंगे। बिकॉज ही वॉज वॉर्न, एक्चुअली उसका जो जन्म हुआ था इन एन अपार्थीड कंट्री,
वैसे तो स्टूडेंट्स आपको इसका अपार्थाइड का मतलब समझ में आ गया होगा कि अपार्थाइड एक पॉलिटिकल सिस्टम था जो कि लोगों को कलर के अकॉर्डिंग उसमें डिस्क्रिमिनेशन करता था, ठीक है। एक पॉलिसी थी, एक पॉलिटिकल पॉलिसी जो लोगों को रंग के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड करती थी, ठीक है। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग देखिए, फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन फॉर द स्पीकर बिकॉज ही वॉज वॉर इन अपार्थाइड कंट्री। तो यहाँ आपको, अगर आपने चैप्टर को कंप्लीट रीड किया है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर दे सकते हो। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द स्पीकर मेंशन सम फ्रीडम्स एज ट्रांसिटरी आंसर इन अबाउट 40 वर्ड्स। एक्चुअली ये शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया आपका। तो इसमें जो फ्रीडम है ना वो एक ट्रांसिटरी क्यों थी उसकी, ठीक है। ट्रांसिटरी कहते हैं एक मतलब टेम्परेरी तौर से। आइए इसका आंसर देखिए कैसे, अगर इसको लिखना होगा तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। द स्पीकर mention some freedoms as a transitory, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर वाई आया है तो वाई का आंसर यहां से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज, ठीक है, द फ्रीडम्स आर lasting for a very short time, ठीक है, एंड कीप चेंजिंग। फ्रीडम जो होती है वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है, उसमें लगातार बदलाव होता रहता है अकॉर्डिंग टू टाइम, विद टाइम, ठीक है। फिर इसमें आगे नेल्सन मंडेला के बारे में, जैसे ही हैड डिफरेंट, एक्चुअली नेल्सन मंडेला को एक डिफरेंट परसेप्शंस थे, ही हैड डिफरेंट ओपिनियंस ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम को लेकर के नेल्सन मंडेला स्टार्टिंग में थोड़ा डिफरेंट सोचते हैं। फ्रीडम एट डिफरेंट stages of his life, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ थोड़ी राइटिंग का इशू है, बट कोई नहीं, आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि राइटिंग डजंट मैटर इन द एग्जाम, बट ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही गलत लिखे आए। तो द स्पीकर मेंशन सम फ्रीडम्स एज ट्रांसिटरी बिकॉज द फ्रीडम्स आर लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो देखिए कुछ वर्ड्स को आपको अंडरलाइन भी करना होगा जिससे वो हाईलाइट हो जाए, और उसको जो आपका जो एग्जाम नर जो होगा, इन्विजिलेटर जो आपकी कॉपी को चेक करने वाला, तो वो उस पर काफी इफेक्ट पड़ेगा इसका, ठीक है। चेंजिंग विद टाइम, ही हैड डिफरेंट ओपिनियंस ऑफ फ्रीडम एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हिज लाइफ, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डज द स्पीकर्स हंगर फॉर फ्रीडम बिगिन। एक्चुअली इसमें ये पूछा गया है कि फ्रॉम वेयर, कहां से जो स्पीकर है नेल्सन मंडेला की जो हंगर फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता की भूख कहां से स्टार्ट होती है, उसकी कब से स्टार्ट होती है। और एक्चुअली बॉयहुड से तो जब वो बॉयहुड या बचपन में था तब से तो स्टार्ट नहीं होती है, हमें इसका आंसर अपने अकॉर्डिंग देना होगा। तो जब वो यंग हुआ, मतलब बड़ा हुआ, या फिर कह सकते हैं हम एडल्टहुड या फिर उसके अंदर मैच्योरिटी आई। तो जब उसके अंदर मैच्योरिटी आई तब उसकी जो हंगर फॉर फ्रीडम है वो स्टार्ट हुई। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स ये आपको एक्सट्रैक्ट समझ में आया होगा। देखिए सबसे पहले ना आपको बड़ा सोचना है हल्का सा कि क्वेश्चन का सेंस क्या है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। अगर हमने क्वेश्चन को सही से असेस कर लिया तो समझो आंसर भी हमारा हो जाएगा श्योर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने एक और स्टैंजा एक पोइट्री से लिया है, और ये हाउ टू वाइल्ड एनिमल्स के बारे में है। कैरोलिन वेल्स ने इसको कंपोज किया है, और आपकी 4th पोम है ये। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस
to jungles in the east, and if there should to you advance a large tiny beast, if he roars at you as you dine, you will know that is the Asian lion. तो एक्चुअली जब कभी आपको बाई चांस मौका मिले ईस्ट के जंगल में जाने का, तो आपको एक एडवांस में एक बात जान लेनी है, एक बड़े लार्ज और छनी बीस्ट के बारे में। लार्ज माने बड़ा और छनी का मतलब था येलो, येलोइस। तो येलोइस एक प्रकार का कह सकते हैं पीले रंग का जानवर है, क्योंकि लाइन जो होता है वो पीले रंग का ही होता है थोड़ा सा, ठीक है, ब्राउन कलर। इफ ही रॉड्स, अगर वो तुम पर ऐसे अटैक या दहाड़े जैसे तुम सिर्फ मरने वाले हो, तो समझ लेना कि वो किसके बारे में बात हो रही है, एशियन लाइन के बारे में बात हो रही है। तो देखिए क्वेश्चन दिए गए हैं, आइए डिस्कस करते हैं उनको। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक टाइप का आ गया, ठीक है। मैंने आपको जैसा कि आपको बताया था पैटर्न क्या था। अ पर्सन्स हार्ट बिगिंस टू बीट व्हेन द लाइन रॉड्स बिकॉज ही इज। अगर किसी पर्सन का हार्ट है, वो हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है जब लाइन एकदम धाड़ता है, तो वो क्या हो जाएगा, उस लाइन से उसको क्या लगेगा, क्या फील होगा, तो वो स्कैर्ड होगा ना, है ना, स्कैर्ड होगा, नहीं होगा, स्कैर्ड होगा, या फिर हम कह सकते हैं फ्राइटेंड होगा, क्योंकि हम फ्राइटेंड भी कह सकते हैं, फ्राइटेंड भी हो सकता है और स्कैर्ड भी हो सकता है। तो इसका आंसर हमें वन वर्ड में देना होता है, इसका कोई क्लू नहीं मिलता है आपको, ठीक है। सेकंड, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनका क्लू नहीं मिलता, लेकिन आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग इसमें फिल करना है, क्योंकि यहाँ सिर्फ बात भी ऐसी हो रही है डरने की, ठीक है, रॉर करना, तो श्योर सीधी सी बात है डरेंगे ही, ठीक है, फ्राइटेंड होंगे। सेकंड है, व्हाट डज द पोइट मीन बाय जंगल इन द ईस्ट। एक्चुअली यहाँ पर जंगल्स इन ईस्ट का मतलब क्या है, क्या मतलब है पोइट का, फॉरेस्ट इन ईस्ट डायरेक्शन, या फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, या फॉरेस्ट इन एशियन कंट्रीज, या फॉरेस्ट इन द ईस्ट ऑफ लंदन। तो स्टूडेंट्स अब हम देख रहे हैं कि इसमें एशियन लाइन की बात की गई है, तो हम सीधा जाएंगे ऑप्शन सी पर, फॉरेस्ट इन एशियन कंट्रीज। क्लियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आंसर क्वेश्चन में ही छिपा होता है, बस आपको थोड़ा सा वो आपकी आंखों से ओझल होता है, ठीक है, तो आपको उसको सर्च आउट करना है और अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। तो आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो देखिए इसके टू क्वेश्चंस हैं। एक थर्ड क्वेश्चन है इसका, व्हाट डज द पोइट से अबाउट द एशियन लाइन इन दिस एक्सट्रैक्ट, और इसका आंसर हमें 40 वर्ड्स में लिखना है। कहने का मतलब ये आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ गया, तो आप इसका आंसर आप किस प्रकार लिखोगे। देखिए यहीं से स्टार्ट करेंगे हम, पोइट से ही। तो द पोइट सेज अबाउट द एशियन लाइन। तो एशियन लाइन के बारे में देखिए, चाहे तो आप इसको पॉइंटों में भी कर सकते हो, पॉइंट फर्स्ट डाल करके ऐसे भी लिख सकते हो, द एशियन लाइन इज अ लार्ज बीस्ट। क्वेश्चन में भी दिया गया है, इसमें एक्सट्रैक्ट में हमारे स्टैंजा में भी दिया गया है, ये बीस्ट कह लीजिए, एनिमल कह लीजिए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड भी हम इसका इस प्रकार लिख सकते हैं कलर के बारे में, ही इज ब्राउन येलोइश कलर, इन कलर, तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसका ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इज ओके फाउंड इन द, अच्छा वो कहां पे मिलेगा हमें, फॉरेस्ट ऑफ द ईस्टर्न कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और इवन चाहे तो एक और पॉइंट इसमें आ सकता है, स्पेस की कमी है, बट कोई नहीं, हम स्टार्ट देखते हैं। एक्चुअली इसके बारे में इसकी रॉर को लिख सकते हैं, इट्स रॉर, सॉरी रॉर्स नहीं, रॉर, इट्स रॉर इज वेरी लाउड, इज वेरी लाउड एंड टेरिफाइंग, डराने वाली, ठीक है, टेरिफाइंग। तो हम चाहें तो इसका आंसर देखिए इस तरह से पॉइंटों में लिख सकते हैं, इससे क्या है
जो चेकर होगा आपकी कॉपी को जो एनालिसिस करेगा या चेक करेगा, एवेल्यूएट करेगा, तो उसको काफी इंपैक्ट पड़ेगा उस पर, ठीक है। चाहे तो आप पॉइंटों में आंसर दे सकते हैं। फोर्थ देखिए, विच genre is most appropriate for the poem। genre एक्चुअली एक स्टाइल को कहते हैं, स्टाइल ऑफ राइट लिटरेचर, ठीक है। तो किस प्रकार इसका हम आंसर कर सकते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, द पोम, क्योंकि इसमें ना पूरे पोम के बारे में पूछा गया है, ये नहीं कि सिंपली आपको इस स्टैंजा के बारे में पूछा गया है। द पोम, पहली बात तो जो ये हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये एक कैसी पोम है। द पोम इज, चाहे तो हम देखिए इसका ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं नाम, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो ये एक पोम आपकी है, ठीक है। तो इस प्रकार द पोम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इज अ हुमरस, कैसी पोम है ये, हमरस पोम है, ठीक है, एक फनी, हास्य। नेक्स्ट आपका आता है, इट describes the different ways to identify some wild animals। तो कुछ वाइल्ड एनिमल्स को इसमें आइडेंटिफाई करने के लिए इस पोएम को इसमें दिया गया है। विच मे नॉट, एक्चुअली ये सिर्फ एक बुक में ही है, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं है। विच मे नॉट बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल में तो नहीं हो सकता ऐसा, बट when we read, तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये क्रिएट करती है, इट क्रिएट्स फन एंड लाफ्टर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आंसर आप चाहें तो इस प्रकार कर सकते हैं, क्योंकि इस पोम के अंदर ना डिफरेंट तरीके बताए हैं, वेज आइडेंटिफाई करने के, किसके, वो भी वाइल्ड एनिमल्स के। तो इनको आप अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। बट हो सकता है वो मे बी नॉट प्रैक्टिकल, और व्हेन वी रीड इट क्रिएट्स फन एंड लाफ्टर। तो इस प्रकार आप अपने आंसर को अच्छे से लिख पाओगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।